हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12th के जो फिजिक्स हैं उसका VBI क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यह लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी यह आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर। इससे पहले वाले वीडियो आप फिजिक्स का नहीं देखे हैं, जो VBI का हम सीरीज चला रहे थे, उसमें गैल्वेनोमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, ये सब बता दिए हैं। तो गैल्वेनोमीटर भी एक प्रतिरोध की तरह काम करता है। और वोल्टमीटर जैसे कि आप लोग दो धाराओं के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी को विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर को वोल्टमीटर में मापा जाता है। तो यही क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर जो है उसको वोल्टमीटर में आप कैसे बदल सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा गैल्वेनोमीटर का व्यवहार वोल्टमीटर में करने के लिए इसके श्रेणी में बाह्य रूप से क्या जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। फिर मानक यंत्र से मिलाकर जो गैल्वेनोमीटर स्केल को वोल्टमीटर में बदल दिया जाता है। यही है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे आप बदल सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का व्यवहार वोल्टमीटर में करने के लिए इसके श्रेणी क्रम दो तरह का होता है। किसी भी प्रतिरोध को या जो भी श्रेणी जो बनाया जाता है दो तरह से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है समानांतर, एक बनाया जाता है श्रेणी क्रम। दो तरह से बनाया जाता है। तो प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, फिर मानक यंत्र से मिलाकर गैल्वेनोमीटर के जो स्केल होता है उसको वोल्टमीटर में अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो गैल्वेनोमीटर होता है वह वोल्टमीटर की तरह कार्य करने लगता है। दूसरा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है। अब आप लोग एमीटर जानते होंगे कि जो किसी परिपथ में धारा के जो प्रवाह होता है उसको मापा जाता है। जैसे धारा को मापा जाता है क्या चीज़ में, एमीटर में। और एमीटर एक स्केल होता है जो धारा को क्या मापता है। तो वही पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है उसको एमीटर में आप कैसे बदल सकते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यदि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में, अभी बताया है कि क्रम दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध एक मोटे तार को शंट से जोड़कर, अब शंट भी पढ़ा दिया है कि शंट क्या होता है। शंट को दो तारों के बीच में जोड़ा जाता है। जब बहुत धारा अधिक आता है तो शंट जो होता है गल जाता है और परिपथ में लगे उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, AC इत्यादि जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। यही शंट होता है। शंट इस पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं कि शंट क्या होता है, उसका डिफिनीशन में बता दिए हैं। और शंट से क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। तो एक मोटे तार को शंट के से जोड़ कर दिया जाता है और जिससे गैल्वेनोमीटर से कम धारा प्रवाहित हो और धारा का अधिकतम भाग शंट से होकर गुजरने लगता है। इसका व्यवहार एमीटर के रूप में किया जा सकता है और फिर गैल्वेनोमीटर स्केल को एमीटर में बदल दिया जाता है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है। यह 10th में ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है। एमीटर और वोल्टमीटर में क्या अंतर है। यह अलग से भी पूछ सकता है कि एमीटर क्या है, एमीटर से आप क्या समझते हैं, या वोल्टमीटर क्या है। तो जो अंतर लिखवा दिए इसी से आप अगर याद कर लेते हैं तो ये दोनों का डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। जैसे दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या बेसिक अंतर है उसी के बारे में लिखना है। तो पहला हो सकता है परिपथ में धारा मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। यानी कि जो भी परिपथ होता है उसमें धारा कितना जा रहा है इसको मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्टमीटर को इधर लिखेंगे, परिपथ में विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। यह दोनों में अंतर हो गया। यह धारा को मापता है, यह विभवांतर को मापता है। दूसरा अंतर है एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को जब भी जोड़ेंगे हम परिपथ में तो श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
तीसरा एक इसका अंतर हो सकता है, ए मीटर का स्केल ए होता है, यानी ए मीटर को ए से केवल सूचित कर देंगे तो ए मीटर हो गया। अब वोल्ट मीटर को क्या चीज़ से, वी से सूचित किया जाता है। चौथा इसका अंतर हो सकता है, इसमें कम प्रतिरोध का शंट लगा रहता है। क्या होता है, इसमें कम प्रतिरोध का शंट लगा रहता है, इसमें कम प्रतिरोध का शंट लगा रहता है जो श्रेणी क्रम में होता है, और इसमें उच्च प्रतिरोध का शंट लगा रहता है जो समानांतर क्रम में होता है। यहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और देखते रहिएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सन भंवर धारा का आविष्कार किसने किया। जो भंवर धारा होता है उसका आविष्कार किसने किया और ये धाराएं क्या हैं, इसके उपयोग को लिखें। तो जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का क्षय का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो बोर्ड लगा रहता है जहाँ से लाइन सप्लाई आता है, मेन बोर्ड लगा रहता है, उसमें मीटर गिरता है, महीने में इतना मीटर आ जाता है। अगर आप पूरा अपने घर का सप्लाई काट दीजिएगा, यानी कि जितना बॉल आपके घर में है आप नहीं भी जलाइएगा, फिर भी उसमें मीटर में कुछ ना कुछ पैसा आ ही जाएगा, क्योंकि जो होता है ना ऊर्जा, उसका क्षय होता है, परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो वही क्वेश्चन है कि भंवर धारा का आविष्कार किसने किया और ये धाराएं क्या हैं, इसके उपयोग को लिखें। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किसी बंद परिपथ में, यानी परिपथ क्या होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बंद होना चाहिए। किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ये धाराएं बंद परिपथ के अंदर चक्रदार रूप से घूमती हैं, यानी जो धाराएं रहता है बंद परिपथ के उत्तर चक्रदार रूप में घूमती हैं। इस चक्रदार धारा को भंवर धारा कहते हैं। यानी समझिए भंवर धारा क्या, जो हमेशा घूम रहा है एकदम गोल परिपथ में, उसी कहते हैं भंवर धारा कहते हैं, घूमती रहती हैं। इस चक्रदार धारा को ही भंवर धारा कहा जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले फोको वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में किया था। और इस धाराएं का अब आप जानना चाहते हैं उपयोग क्या है, तो इस धारा का उपयोग निम्न है। रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, यानी कि जो रेलगाड़ी होता है वह देखते होंगे जो पटरी होता है एकदम चिकना होता है, चिकना होता है, उस पर ब्रेक मारिएगा तो बहुत दूर तक डुगुरते चला जाएगा। लेकिन जो भंवर धारा होता है उसमें ऊर्जा क्षय के कारण जो गाड़ी का रफ्तार होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी, वह धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगता है। इसलिए जो रेल के पटरी होता है, रेलगाड़ियों के ब्रेक में भंवर धारा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो सकता है विद्युत चुंबकीय अमंडल में भी इसका उपयोग किया जाता है, और प्रेरण भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें लोहा वगैरह बनाया जाता है। तो आशा करते हैं भंवर धारा आप लोग समझ गए होंगे। जब आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसको उठा कर देखिएगा तो यहाँ 50 बार से बेसी बार पूछा गया है कि भंवर धारा क्या है। तो भंवर धारा एक वृत्त के रूप में घूमता रहता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है उसी को भंवर धारा कहते हैं। चक्रदार गोल रूप में घूमता रहता है। इसका उपयोग की बात किया जाए तो इस धारा का उपयोग निम्न है। रेलगाड़ियों के ब्रेक लगाने में, रेलगाड़ियों के ब्रेक में चुंबकीय और विद्युत चुंबक अमंडल में, और प्रेरण भट्ठी में, यानी कि जिसमें लोहा वगैरह बनाया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग को इतना लिखना ही पड़ेगा। यहाँ 2017 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, यानी डायरेक्ट करेंट और वोल्ट करेंट क्या है। धारा 2 प्रकार का होता है। दृष्ट धारा मतलब दीर्घ धारा होता है वो सीधा जाता है। तो इसका आप अंतर देखिए, यहाँ से पहला अंतर है, यह धारा किसी परिपथ में सीधा जाता है। जो दृष्ट धारा होता है वह किसी परिपथ में सीधा जाता है, और यह धारा किसी परिपथ में विपरीत जाता है, यानी उल्टा भी जाता है। जैसे यहाँ धारा जा रहा है तो एकदम सीधे धारा जाएगा, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा है वो इधर भी फिर घूम सकता है, यानी विपरीत भी जा सकता है। इसमें विद्युतवाहक बल का मान एवं दिशा हमेशा स्थित रहता है। जो विद्युतवाहक बल होता है और इसका मान होता है वह क्या होता है,
स्थित रहता है यानी नहीं बदलता है, और इसमें विद्युतवाहक बल का मान एवं दिशा बदलता रहता है। इसमें विद्युतवाहक बल का मान और दिशा बदलता रहता है, EMF कहा जाता है, EMF। आगे इसमें अगला अंतर हो सकता है, इस धारा का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं लगा रहता है। इस धारा में ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहता है, इसे दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है और इसका वितरण नहीं किया जा सकता। यानी कि यह जो धारा होता है, इस धारा को ट्रांसफार्मर के माध्यम से बहुत दूर तक नहीं ले जाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो लाइट आता है, वह जहाँ विद्युत ऊर्जा गृह यानी घर होता है, यानी बहुत बहुत जो बड़ा बड़ा नदी होता है उस सब के पास विद्युत गृह बनाया जाता है, जहाँ से बिजली बन कर आता है। तो वहाँ से बिजली लाने में बहुत दूर रहता है, तो उसका उपयोग किसका उपयोग किया जाएगा? प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग किया जाएगा। दृष्ट धारा के उपयोग से उस धारा को हम बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, यानी जो दृष्ट धारा है उसको बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। प्रवर्ती धारा का वितरण कम होता है और कम खर्च में दूर दूर तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर के मान में लाए जाते हैं। तो इस धारा को आप क्या कर सकते हैं? बहुत दूर तक भेज सकते हैं, 10 किलो 20 किलोमीटर तक आप भेज सकते हैं। लेकिन जो ए वाला धारा होता है, प्रत्यवर्ती धारा, उसको आप नहीं भेज सकते हैं। अगला इसका अंतर हो सकता है, यह धारा उत्पन्न उतना खतरनाक नहीं होता है, यानी कि इस धारा में आप सटिएगा तो बच जाइएगा, लेकिन प्रत्यवर्ती धारा बहुत ज़्यादा खतरनाक यानी कि डेंजरस होता है। इसमें आदमी एक बार सट जाएगा, समझिए उसका काम खत्म हो गया। यानी कि यहाँ खतरनाक होता है, यहाँ खतरनाक धारा उतना नहीं होता है। हालांकि यहाँ भी खतरनाक होता है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं होता है। इसमें सटने के बाद आदमी इस तरह जैसे फेंका उका जाता है, जिससे कपार उपार इस तरह गोड़ हाथ टूट जाता है, लेकिन इसमें सटिएगा तो छोड़ने का मौका नहीं देगा। इस धारा का उपयोग विद्युत अपघट्ट में तथा विद्युत लेपन में किया जाता है, और इस विद्युत लेपन तथा विद्युत अपघटन प्रत्यवर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी इस धारा से क्या कर सकते हैं? किसी धातु पर लेप चढ़ा सकते हैं, उसके अपघट्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा जो लोहा होता है जिस पर जंग नहीं लगता है, जैसे मानिए आप लोग साइकिल का जो होता है ना हंडिल में जो उजला पार्ट होता है उस पर क्रोमियम का लेप चढ़ा रहता है, इसलिए उस पर कभी जंग नहीं लगता है। तब विद्युत अपघट्ट के माध्यम से क्या किया जाता है? किसी पर लेप चढ़ाया जाता है। तो इस धारा के माध्यम से आप चढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय किन किन कारणों से होता है? यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऊर्जा का क्षय भी होता है, वह किन किन कारणों से होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय किन किन कारणों से होता है। तब इसका उत्तर लिख सकते। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय 4 कारणों से होता है। लोहा क्षय होता है। क्षय का मतलब क्या? घटना। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसको बहुत बार उपयोग करने के बाद घिस कर क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, यानी घट जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कल में भी देखिएगा तो जो हंडिल होता है और जहाँ यहाँ नोट बाल्टू कसा रहता है, तो उसमें देखिएगा बहुत ज़्यादा खाल हो जाता है, यानी कट जाता है, घिस कर क्या हो जाता है? कट जाता है, तो वह क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। क्षय का मतलब क्या? धीरे धीरे उसकी आयु कम हो जाना, उसी को कहा जाता है क्षय। तो ऊर्जा का भी क्षय होता है। तो ये ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय किन किन कारणों से होता है? तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय 4 कारणों से होता है। एक होता है लोहा क्षय। ट्रांसफार्मर के कोर में विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होता है, जिसके कारण नरम लोहा में क्षय हो जाता है। उसके बाद होता है ताम्र क्षय। प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडली में तांबे का जो कुंडली होता है तांबे का बना होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इसके कारण भी क्या होता है? ऊर्जा का क्षय होता है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है? यानी कि पदार्थ, इन दोनों में अंतर बताना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक तरफ जब भी अंतर लिखना होगा तो एक तरफ जैसे अनुचुंबकीय, एक तरफ लौह चुंबकीय है, इसी तरह जब भी लिखना होगा उस दोनों के बीच में एक पाई पार देंगे और इधर
एक पदार्थ का नाम और इधर एक पदार्थ का नाम लिखा जाता है। इस तरह अंतर लिखने से नंबर अच्छा खासा मिलता है। वह पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। यहाँ जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठोस के मतलब क्या? ठोस के मतलब जिसका आकृति और आयतन निश्चित हो, जैसे पत्थर, ईंटा पत्थर हो गया, इस सब का आकृति आयतन निश्चित होता है। द्रव जैसे जल हो गया, तेल हो गया, इस तरह घी हो गया। और गैस के मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हो गया। तो यही कहते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं और यह केवल हमेशा ठोस अवस्था में रहता है। जो लौह चुंबकीय होता है, लौह मतलब क्या होता है? लोहा होता है। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है वो केवल ठोस अवस्था में रहता है। इसकी सापेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से थोड़ा अधिक होता है और इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता इकाई से थोड़ा कम होता है। लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय दोनों चुंबक ही हैं, तो बोल रहा है इसमें चुंबकीय गुण अधिक होता है। इसमें चुंबकीय गुण जो होता है अनुचुंबकीय में अधिक होता है, लेकिन लौह चुंबकीय में चुंबकीय गुण क्या होता है? थोड़ा कम होता है। यहाँ लिखा है इसके चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा होता है। यह क्या होता है? इसके चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बड़ा होता है। इसका क्यूरिक बिंदु नहीं होता है और इसका क्यूरिक बिंदु निम्न होता है। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन देखे हैं फिजिक्स का, जो क्लास 12 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो इसमें से 8 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ आप लिखिएगा जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो यह 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारा लड़का का फिजिक्स केमिस्ट्री में इसीलिए क्रश लग जाता है कि वो ऑब्जेक्टिव तो बना लेता है, लेकिन थ्योरी में भी मांगता है क्या? थ्योरी आप लोगों को 15 नंबर से अधिक होना चाहिए, वह भी हर एक पार्ट में। जैसे कि लघु उत्तरीय में 2-3 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो दीर्घ उत्तरीय जो 5 नंबर का पूछा जाता है उसमें 8 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा और 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अगर उसमें से एक भी आप क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आपका क्रश लगने का बहुत संभावना कम हो जाता है। तो इसलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी ध्यान देना अति आवश्यक है। चलिए वीडियो है, इसको आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।